अब देखो लास्ट केस में हमने बात करी थी वहां पे किसकी, इंटरफेरेंस की, है कि नहीं। और वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था, वहां पे हमने डिफाइन किया था कि अगर दो वेव्स हैं, दो वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, और अगर ये दोनों वेव्स सुपर इंपोज होती है तो वहां पे जो फिनोमिना था वो इंटरफेरेंस था। और अच्छा, इंटरफेरेंस में हो क्या रहा था, इंटरफेरेंस में था कि अगर कोई पर्सन कहीं पे खड़ा है तो हो सकता है उसको साउंड की इंटेंसिटी कैसी सुनाई दे रही हो, मैक्सिमम सुनाई दे रही हो। लेकिन जब ये पर्सन चलना स्टार्ट करता है तो उसको साउंड की इंटेंसिटी कभी मिनिमम सुनाई देती है, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, तो अल्टरनेट उसको मैक्सिमम मिनिमम सुनाई देती है। लेकिन जब पर्सन चलता है कि नहीं, अगर पर्सन कहीं पे खड़ा हुआ है तब तो उसको हमेशा साउंड क्या होगा, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी, मिनिमम है तो मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं वहां पे किसकी, जो नेक्स्ट फिनोमिना है उसकी हम बात कर रहे हैं बीट्स की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे बीट्स। अच्छा, बीट्स की जब हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट लिखो यहां पे, बीट्स में लिखो वहां पे, इट इज द इंटरफेरेंस ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स विद टाइम। जब हम बीट्स की बात करते हैं तो बीट्स का मतलब यह है कि टाइम के साथ वहां पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है यहां पे, और यहां पे एक और ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, और मान लो f1 ग्रेटर देन f2 है। तो अभी तक जब हम दो सोर्स की बात करते थे तो उसकी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होती थी। अब हम जिन दो सोर्स की बात कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है। स्लाइटली डिफरेंस का मतलब है कि 6 हर्ट्ज 7 हर्ट्ज यहां तक का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 हर्ट्ज 15 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज का डिफरेंस होना चाहिए। तो बीट्स कब फॉर्म होती है, बीट्स फॉर्म होती है जब हमारे पास दो सोर्स होंगे और दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होगा। अच्छा, यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है और ये ऑब्जर्वर ने अपनी पोजीशन क्या कर ली है, फिक्स कर ली है। अब हमने क्या किया, दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को एक साथ वाइब्रेट कराया। जैसे हम दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को एक साथ वाइब्रेट कराते हैं तो इसकी साउंड वेव भी इस ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है, इसकी साउंड वेव भी यहां पे क्या होगी, इस ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है। अच्छा, जब दोनों की साउंड वेव इस ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है तो होता क्या है, ये जो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है इसको साउंड कभी मैक्सिमम सुनाई देगा, साउंड की इंटेंसिटी कभी मैक्सिमम सुनाई देगी, फिर मिनिमम सुनाई देगी, फिर मैक्सिमम सुनाई देगी, फिर मिनिमम सुनाई देगी। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि यहां पे साउंड का इंटरफेरेंस हो रहा है टाइम के साथ। क्योंकि हमने क्या बोला है, इंटरफेरेंस दो तरह के थे, एक था कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, डिस्ट्रक्टिव होगा तो इंटेंसिटी घट जाएगी। तो जब हम बीट्स की बात करते हैं तो बीट्स में क्या होता है, अगर हमारे पास दो साउंड वेव पहुंच रही है और यहां पे हम खड़े हैं तो हमें अल्टरनेट साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम सुनाई देगी। पहले मैक्सिमम सुनाई दी, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, और 1 मैक्सिमा और 1 मिनिमा को मिला के हम बीट्स बोलते हैं। एक बार मैक्सिमा सुनाई दिया, अगली बार मिनिमा सुनाई दिया, तो 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा कॉन्स्टिट्यूट करती है 1 बीट। और 1 सेकेंड में ऐसा कितनी बार हुआ, 1 सेकेंड में कितनी बीट्स फॉर्म हुई, उसी को वहां पे हम बीट्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखो वहां पे बीट्स की डेफिनेशन। तो बीट्स की डेफिनेशन लिखो वहां पे, अल्टरनेट एंड पीरियोडिक वेरिएशन, alternate and periodic variation in intensity of sound from maximum to minimum is known as beats। मैंने क्या बोला, अल्टरनेट हो रहा है, अल्टरनेट मैक्सिमा आ रहा है, अल्टरनेट मिनिमा आ रहा है, फिर अल्टरनेट मैक्सिमा, फिर मिनिमा, लेकिन ये पीरियोडिक है, इनके बीच का टाइम इंटरवल क्या है, कांस्टेंट है वहां पे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वहां पे पीरियोडिक एंड अल्टरनेट वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम एट अ पॉइंट इज नोन एज बीट्स। फिर आगे लिखो वहां पे, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा कॉन्स्टिट्यूट 1 बीट्स। 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा कॉन्स्टिट्यूट 1 बीट। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, अच्छा इसको हम ऐसे ही बोलते हैं,
बीट्स का मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम खड़े हैं तो साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देती है, फिर मिनिमम सुनाई देती है। तो जब साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो उसको हम वैक्सिंग ऑफ साउंड बोलते हैं, और जब साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम होती है तो उसको हम वेनिंग ऑफ साउंड बोलते हैं। तो कई बार बीट्स को हम ये भी डिफाइन करते हैं अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड। अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड इज नोन एज बीट्स। वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा मिला के एक बीट्स बनती है, एक बीट बनती है। और एक सेकंड में कितनी बीट्स फॉर्म हुई, एक सेकंड में कितनी बीट्स फॉर्म हुई, वही हमारी वहां पे क्या कहलाती है, बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर? तो जब हम बीट्स की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी क्या है, यहां पे जिन दो सोर्स की हम बात कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। इंटरफेरेंस में क्या था, इंटरफेरेंस में फ्रीक्वेंसी सेम थी, लेकिन बीट्स में क्या हो रहा है, बीट्स तभी फॉर्म होगी जब हमारे पास दो वेव्स पहुंचेगी और दोनों की फ्रीक्वेंसी में वहां पे स्लाइटली क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए वहां पे। अच्छा, अब मान लो हमारे पास एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी FA है, हमारे पास यहां पे एक सोर्स S1 है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, एक और सोर्स है और इसकी फ्रीक्वेंसी वहां पे 25 हर्ट्ज है। तो हमारे पास दो सोर्स हैं, एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, दूसरा सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 25 हर्ट्ज है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई। तो यहां पे अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करने जाएंगे तो टाइम पीरियड यहां पे क्या होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 1/20 सेकेंड, और यहां पे टाइम पीरियड हो जाएगा 1/25 सेकेंड, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1/t था। तो जब मैं कभी ऐसा लिखता हूं कि एक सोर्स है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि एक सेकंड में वो सोर्स 20 बार वाइब्रेट करेगा। और हमने पढ़ा है कि जब ये सोर्स एक बार वाइब्रेट करता है तो मीडियम में एक वेव बनती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब है एक सेकंड में ये 20 वेव्स एमिट करेगा। कौन? S1। और अगर हम S2 की बात कर रहे हैं तो S2 एक सेकंड में 25 वेव्स क्या करेगा, एमिट करेगा। लेकिन जब भी एक वेव बनेगी उसके बाद जब दूसरी वेव बनेगी तो टाइम इंटरवल तुम्हारा वहां पे क्या होगा, 1/20 सेकंड होगा। तो 1/20 सेकंड में पहली वेव आएगी, जैसे ही 1/20 सेकंड कंप्लीट होगा उसके बाद क्या होगी, सेकंड वेव तुम्हारी एमिट होना स्टार्ट हो जाएगी वहां पे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो सोर्स हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम ये मानते हैं कि जो भी सोर्स है वो डिस्टरबेंस कैसा क्रिएट कर रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है परपेंडिकुलर। वैसे क्या होता है, वैसे अगर हम साउंड के सोर्स की बात करें और ये अगर मीडियम का पार्टिकल है तो मीडियम का पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करता है। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि समझने के लिए मैंने मान लिया कि जो भी मीडियम का पार्टिकल है वो इस तरह से यहां पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अब यहां पे एक तो सोर्स हो गया S1 और यहां पे एक और सोर्स हो गया S2। दोनों सोर्स को हम एक साथ ऑन कर रहे हैं t=0 पे। अच्छा, जब दोनों सोर्स को हमने एक साथ ऑन किया तो यहां पे मीडियम का पार्टिकल है और यहां पे भी मीडियम का क्या है, पार्टिकल है। अच्छा, ये पार्टिकल अभी कहां पे है, तो ये पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे, ये पार्टिकल भी अभी तुम्हारा कहां पे, मीन पोजीशन पे। और जैसे ही हमने दोनों को ऑन किया है, जिस टाइम पे हमने दोनों सोर्स को ऑन किया है तो ये सोर्स भी पार्टिकल को मीन से ऊपर ले आने की कोशिश कर रहा है और ये सोर्स भी पार्टिकल को मीन से ऊपर ले आने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अगर ये भी ऊपर ले आने की कोशिश कर रहा है और ये भी ऊपर ले आने की कोशिश कर रहा है तो बताओ इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 0 का है।
और हमें मालूम है फेज डिफरेंस अगर किस फॉर्म में होगा, रिजल्ट वहां पे याद होगा, फेज डिफरेंस जो था और पाथ डिफरेंस को हमने रिलेट किया था, तो वहां पे याद होगा इंटरफेरेंस के केस में हमने डिफाइन किया था कि एम्पलीट्यूड था अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। तो वहां मैंने बोला था कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब cos phi की वैल्यू 1 थी, और cos phi अगर 1 था तो phi की जनरल वैल्यू निकल के आई थी 2n पाई। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जब हम कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं तो वहां पे फेज डिफरेंस था 0, 2 पाई, 4 पाई का। और ध्यान है हम इसी पार्टिकल को देख रहे हैं, तो हम इस पार्टिकल को देखेंगे तो अभी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है। दोनों के फेज का डिफरेंस अगर 0 होगा तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम सुनाई दे रही होगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, फिर वहां पे ये भी लिखवाया था इंटरफेरेंस अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो एम्पलीट्यूड मिनिमम चाहिए, एम्पलीट्यूड अगर मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और ये पॉसिबल तभी था जब cos phi की वैल्यू -1 थी, और cos phi की वैल्यू अगर -1 थी तो phi था पाई, 3 पाई, 5 पाई। देखो यही जनरल वैल्यू थी कि नहीं थी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। जो फॉर्मूला बना था phi इक्वल्स टू n+1 पाई, और n की वैल्यू यहां पे स्टार्ट कर दो 0 से, या फिर लिख दो n-1 पाई वहां पे। देखो चेक करो ये था कि नहीं था वहां पे। हमें cos phi चाहिए -1, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी पाई, 3 पाई, 5 पाई। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। तो एक तो इंटरफेरेंस हमारा कंस्ट्रक्टिव था, दूसरा डिस्ट्रक्टिव था। जब हम कंस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो वहां पे 0, 2 पाई, 4 पाई का फेस चलेगा, और जब हम डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो पाई, 3 पाई, 5 पाई का वहां पे क्या होगा, फेस चल रहा होगा वहां पे। अच्छा, अब मैंने तुमसे क्या बोला, जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, हम यहां पे टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं, और जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या है, यहां पे फ्रीक्वेंसी का अगर डिफरेंस देखोगे तो FB माइनस FA 5 हर्ट्ज है। अब हम क्या कर रहे हैं, t=0 पे दोनों सोर्स को एक साथ हमने ऑन किया। अब हम टाइम इंटरवल क्या ले रहे हैं, टाइम इंटरवल लेके चल रहे हैं वहां पे 1/2 इंटू 5, तो टाइम इंटरवल लो 1/10 सेकेंड। तो 1/10 सेकेंड के इंटरवल पे हम इन दोनों पार्टिकल को वहां पे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो अब यहां पे टाइम आ गया 1/10 सेकेंड, ये S1, ये S2, यहां कहीं पार्टिकल, ये पार्टिकल। अच्छा, t की वैल्यू तुम्हारी वहां पे 1/10 सेकेंड हो गई है। अच्छा, अब बताओ, जो सोर्स S1 है, जो सोर्स S1 है वो एक वेव क्रिएट करता है कितने टाइम में, 1/20 सेकेंड में। तो 1/20 सेकेंड में एक वेव क्रिएट होती है, B 1/25 में क्रिएट करता है। तो बताओ इतने टाइम में कितनी वेव क्रिएट हो गई। तो जो नंबर ऑफ वेव्स होंगी, देखो चेक करो सही लिख रहा हूं नहीं लिख रहा हूं, जो भी नंबर ऑफ वेव्स होगी वो होगी स्मॉल t बाय कैपिटल T। स्मॉल t हो गया 1/10, कैपिटल T हो गया 1/20, तो ये हो गई वहां पे 2 वेव्स। ये किसकी बात कर रहे हैं, A की। अच्छा, B की बात करेंगे तो वहां पे जो नंबर ऑफ वेव्स आएगी वो होगी 1/25, नहीं 1/10 अपॉन 1/25, तो ये हो जाएगी 2.5 वेव्स। देखो है कि नहीं वहां पे। देखो चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे। हमने 1/10 सेकेंड का इंटरवल लिया है, तो 1/10 सेकेंड में अगर देखोगे तो यहां पे 2 वेव्स बन चुकी है, यहां पे 2 वेव्स बन चुकी है। इसका मतलब है
1 और 2। देखो ऐसा है कि नहीं है वहां पे, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो चेक करो जरा, एक मिनट रुकना जरा। हाँ, तो अब मैंने तुमसे क्या बोला, जब यहां पे हम 1/10 सेकंड का टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो 1/10 सेकंड बाद यहां पे 2 वेव्स क्रिएट होगी, यहां पे 2.5। अब ध्यान है, यहां पे 2 वेव्स क्रिएट हो चुकी है, इसका मतलब है कि ये पार्टिकल 2 बार क्या कर चुका है, वाइब्रेट कर चुका है। और ये पार्टिकल अगर 2 बार वाइब्रेट कर चुका है तो इसके पास फेज 4 पाई का आ चुका है। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, यहां पे 2.5 वेव्स बनी है, तो बताओ 2.5 वेव्स और ये चीज है ना, साउंड की स्पीड क्या है, तो अब यहां पे क्या हो गया, 2.5 वेव्स बन चुकी है। इसका मतलब है कि 2 वेव्स कंप्लीट है और तीसरे का हाफ है, तो तीसरे का हाफ ये हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद 1 और 2, तो यहां पे इसकी 2.5 वेव्स हो चुकी है। इसका मतलब है कि यहां पे फेज 5 पाई का आ गया। समझो, यहां पे 2 बार वाइब्रेशन हो चुके हैं, तो यहां पे 4 पाई आ चुका है और ये पार्टिकल मीन से ऊपर जा रहा है। यहां पे क्या हो चुका है, यहां पे पार्टिकल 2 बार तो कंप्लीट वाइब्रेट कर चुका है, तीसरे का हाफ है, तो ये पार्टिकल अभी कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। अच्छा, अब एक पार्टिकल मीन से ऊपर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल एक पार्टिकल मीन से ऊपर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल मीन से नीचे जा रहा है। तो अब इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस आता है वो आता है यहां पे पाई। यहां पे फेज डिफरेंस 0 है, यहां पे फेज डिफरेंस कितने का आ गया, पाई का आ गया। और जब ये फेज डिफरेंस पाई का आएगा तो बताओ इंटरफेरेंस कैसा हो जाएगा। 0 पे कंस्ट्रक्टिव था, पाई पे डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब है कि अब पर्सन को साउंड की इंटेंसिटी या जो भी वेव है उसकी इंटेंसिटी वहां पे क्या होगी, मिनिमम सुनाई देगी वहां पे। अच्छा, 1/10 हो चुका है, अब टाइम कंसिडर करो वहां पे 2/10 दोनों के लिए, ये S1 और ये S2। बताओ अगर हम बात कर रहे हैं वहां पे कितनी, 2/10 की, तो ये 2/10, ये 2/10, तो ये हो जाएगी 4 वेव्स और ये हो जाएगी 5 वेव्स। तो यहां पे 4 बार वाइब्रेशन हो चुका है, तो 1 2 3 4, मीडियम में 4 वेव्स फॉर्म हो चुकी हैं। और यहां पे अगर बात करोगे तो इसकी 5 वेव, तो 1 2 3 4 5। अच्छा, इसकी 4 वेव्स है, इसकी 5 वेव्स है, तो अगर इसकी बात करोगे तो ये 4 बार वाइब्रेट कर चुका है, तो ये पार्टिकल मीन से ऊपर जा रहा है, ये भी मीन से ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके पास फेज होगा 8 पाई का और इसके पास फेज होगा 10 पाई का। आपस में अगर देखोगे तो आपस में फेज डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 2 पाई का। और बताओ जैसे ही दोनों के बीच में 2 पाई का फेज डिफरेंस आएगा, अगेन इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, तो इंटेंसिटी उसे मैक्सिमम सुनाई देगी वहां पे। अच्छा, फिर वहां पे चेक करो, टाइम की वैल्यू लो 3/10 दोनों के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों के लिए 3/10 ले रहे हैं। अच्छा, दोनों के लिए अगर तुम 3/10 लोगे, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे अगर नंबर ऑफ वेव्स देखोगे तो 6 बनेगी, और यहां पे अगर नंबर ऑफ वेव्स देखोगे तो वो 7.5 बनेगी। इसका मतलब है कि यहां पे शो करो 6 वेव्स, 1 2 3 4 5 6।
अच्छा 6 बार हो चुका है वाइब्रेशन, तो ये पार्टिकल मीन से कहां जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। कितना फेज लेके बैठा है, ये बैठा है 12 पाई का। अच्छा अब S2 की अगर बात करें तो S2 की 7 वेव कंप्लीट है और 8वीं का आधा है, तो 8वीं का आधा ऐसा हो कि नहीं क्या, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7.5 है कि नहीं है। और ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा है। अच्छा अब कितने का आ चुका है, तो इसके पास फेज आ चुका है 15 पाई का। आपस में अगर फेज डिफरेंस देखोगे तो वो 3 पाई का है, और 3 पाई पे इंटेंसिटी क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। तो हो क्या रहा है, अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, अगर इस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं तो t = 0 पे हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी। 1/10 पे मिनिमम, 2/10 पे मैक्सिमम, 3/10 पे मिनिमम, सिमिलरली 4/10, 5/10, 6/10 इस तरह से आएगा वहां पे। अब मैंने तुम्हें क्या बोला है, मैंने तुम्हें बोला है 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा कॉन्स्टिट्यूट्स 1 बीट्स। तो इसका मतलब है कि अगर हम लिखने जाएं तो t = 0 पे मैक्सिमा, 1/10 पे मिनिमा, फिर 2/10, 3/10, फिर होगा 4/10, 5/10, फिर हो गया 6/10, 7/10, फिर हो गया 8/10, 9/10। और जैसे 10/10 आएगा इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंट हमारा वहां पे कंप्लीट हो रहा है, तो लास्ट वाले की हम बात कर रहे होंगे वहां पे, देखो है कि नहीं। तो अब बताओ यहां पे ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, तो यहां पे 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा, तो टोटल अगर देखोगे तो ऐसे 5 पेयर बने। इसका मतलब है, मैंने क्या बोला, 1 सेकंड में 1 मैक्सिमा और 1 मिनिमा, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, इसको हम 1 बीट बोलते हैं। और 1 सेकंड में ऐसी कितनी बीट्स फॉर्म हुई, वही बीट फ्रीक्वेंसी है। तो जो भी बीट फ्रीक्वेंसी है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, और यहां पे बीटा की वैल्यू आएगी 5, और यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज। यानी ये बता रहा है बीट फ्रीक्वेंसी की 1 सेकंड में हमें 5 बार साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी, और 5 बार साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम सुनाई दे रही होगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा वहां पे 5 हर्ट्ज, और बीट फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं वहां पे। तो जो फॉर्मूला आता है, जो भी फॉर्मूला आ रहा है बीट फ्रीक्वेंसी का, उसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ FB माइनस FA, क्योंकि 5 क्या है, 1 सेकंड में अगर मुझे 5 बीट सुनाई दे रही है, तो देखो कि 5 वहां पे दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 2 सोर्स हैं, मान लो हमारे पास 2 सोर्स हैं, एक सोर्स 110 हर्ट्ज का है, दूसरा है 112 हर्ट्ज का, तो इन दोनों की बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में हमें 2 बीट सुनाई देगी। 2 बीट का मतलब मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। इसको हमारा कान इजीली क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई वेरिएशन इतना फास्ट हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो उस वेरिएशन को हम समझ ही नहीं पाएंगे। अगर मैं तुमसे बोलूं यहां पे कि एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, और दूसरा सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, अब बताओ बीट फ्रीक्वेंसी अगर निकालोगे तो 100 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया कि 1 सेकंड में 100 मैक्सिमा 100 मिनिमा, और 1 सेकंड में अगर कोई वेरिएशन इतना फास्ट है तो हम उसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि बीट्स ऑडिबल कब होती हैं, बीट्स ऑडिबल तभी होती हैं जब कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उनका डिफरेंस 7 हर्ट्ज के बराबर होता है, 7 हर्ट्ज और 6 हर्ट्ज। तो अगर हमारे पास कोई सोर्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तब तो उस केस में बीट्स हमारी ऑडिबल नहीं होगी। बीट्स ऑडिबल कब होगी, बीट्स ऑडिबल होगी तब जबकि फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, कम डिफरेंस होगा।
फ्रीक्वेंसी में जितना कम डिफरेंस है, बीट्स को हम उतना क्लियरली क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और देखोगे YouTube पे अगर जाओगे तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जहां पे वो बीट्स को क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ट्यूनिंग फॉर्क लेगा, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लेगा, दोनों को वाइब्रेट कराएगा, और जब वाइब्रेट कराता है तो साउंड की इंटेंसिटी हमें मैक्सिमा मिनिमा करके सुनाई देती है। तो देखना वहां पे YouTube में वीडियो पड़े हुए हैं वहां पे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बीट्स क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो गया तो मैक्सिमा हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया तो मिनिमा हो गया, लेकिन ये अल्टरनेट चल रहा है। ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन हमारा अल्टरनेट चल रहा है। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आता है मॉड ऑफ f1 माइनस f2। क्लियर वहां पे? अच्छा, दूसरा जो तरीका है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का, वो कुछ इस तरह से वहां पे। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास दो सोर्स हैं, एक सोर्स है जिसका दिया है a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, और जो दूसरा सोर्स है उसका दिया है a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। देखो, साउंड की स्पीड तो सेम रहेगी क्योंकि दोनों साउंड क्या कर रहे हैं, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहां पे k1 k2 अलग होगा, तभी तो v क्या होगा, सेम निकल के आएगा वहां पे। तो अब मेरे पास यहां पे दो साउंड वेव है, एक है a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, दूसरा है a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। अब इन दोनों सोर्स को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ ऑन कर रहे हैं। ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है। अच्छा, दोनों को हमने क्या किया, एक साथ ऑन किया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इन दोनों की साउंड वेव क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। इसकी भी रिसीव कर रहा है और इसकी भी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अच्छा, ऑब्जर्वर जिस जगह खड़ा है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने मान लिया कि वो x इक्वल्स टू 0 है। कि दो हम कहीं पे भी खड़े रहें, हमें मूव तो करना नहीं है, होगा क्या, जहां पे हम खड़े हैं वहां पे हमें इंटेंसिटी अल्टरनेट क्या होगी, मैक्सिमम मिनिमम सुनाई दे रही होगी वहां पे। तो पोजीशन हम कोई सी भी चूज कर रहे हैं, तो मैंने x की वैल्यू 0 कर दी। तो अब जो इक्वेशन आ गई a साइन ओमेगा 1t और y2 आ गया a साइन ओमेगा 2t। अच्छा, ओमेगा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा 1 को हम लिख सकते हैं वहां पे 2 पाई f1। चलो पुट कर देंगे बाद में वैल्यू। ओमेगा 1 को हम लिख सकते हैं 2 पाई f1 और ओमेगा 2 को हम लिख सकते हैं 2 पाई f2। अब क्या हो रहा है, जब दोनों वेव्स एक साथ यहां पे पहुंचेगी तो जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सपोर्ट पोजीशन y1 प्लस y2 होगा वहां पे। अब यहां पे अगर चेक करोगे तो y1 प्लस y2 ये हो जाएगा a साइन ओमेगा 1t प्लस a साइन ओमेगा 2t। अच्छा, साइन c प्लस साइन d, और मान लेते हैं यहां पे f1 ग्रेटर देन f2 है, तो वहां पे याद होगा साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या था, वो था 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। देखो है कि नहीं, वहां पे साइन c प्लस साइन d था 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करो और ध्यान है ये रिजल्टेंट है, तो जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो हो जाएगा 2a। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इसकी जगह पुट करो, 2 पाई f1 प्लस 2 पाई f2, तो 2 2 कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा a साइन पाई f1 प्लस f2। देखो है कि नहीं यहां पे, इंटू कॉस ऑफ,
तो इक्वेशन हो जाएगी वहां पे वाई आर इक्वल्स टू 2a साइन पाई f1 प्लस f2, 2 हट जाएगा इंटू कॉस ऑफ। अब यहां पे क्या होगा, 2 2 कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा पाई टाइम्स f1 माइनस f2 t, यहां पे भी t आएगा और यहां पे भी t आएगा। देखो चेक करो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही है कि नहीं आ रही है। वहां पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाए बाहर निकलेगा तो पाए f1 प्लस f2 इंटू टी इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, पाए f1 माइनस f2, पाए f1 माइनस f2 इंटू क्या हो गया t। तो ये जो रहेगा ये हमारा वहां पे हो जाएगा क्या, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। देखो है कि नहीं वहां पे, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। देखो ये चीज क्लियर हुई। अच्छा अब ये तुम बताओ वहां पे कि वाई आर जो है, वाई वहां पे रिजल्टेंट है और वाई की वैल्यू 0 हो सकती है। देखो अगर किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड मिनिमम, तो वहां पे इंटरफेरेंस क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। वहां पे भाई हम इंटरफेरेंस की, यहां पे इंटरफेरेंस टाइम के साथ हो रहा है। इंटरफेरेंस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। अगर एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो y भी क्या हो गया, 0 हो जाएगा वहां पे। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि y अगर 0 है तो था y की वैल्यू 0 किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है साइन वाले फंक्शन पे भी और कॉस वाले फंक्शन पे भी। देखो है कि नहीं वहां पे, अगर हम y की बात करें तो y का वेरिएशन साइन के साथ भी है, y का वेरिएशन कॉस के साथ भी है। अच्छा अब मैंने क्या बोला है वहां पे, जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली किलोहर्ट्ज में होती है। जब हम ऑडिबल साउंड की बात करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज में होती है। अच्छा अब हमें मालूम है कि अगर मैं यहां पे t की वैल्यू 1/f1 प्लस f2 पुट कर दूं, यहां पे चेक करो, यहां पे अगर मैं t की वैल्यू 1/f1 प्लस f2 पुट करूं तो y 0 होगा ही नहीं 0 होगा। सिमिलरली वाई आर की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर मैं t की जगह यहां पे पुट करूं 1/f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाय 2। चेक करो इतना है कि नहीं है, 2 पाई पे तो नहीं होगा, t की वैल्यू हो जाए वहां पे कितनी, 1/2f1 माइनस f2। चेक करो जरा, अगर मैं यहां पे टाइम की वैल्यू पुट कर दूं 1/2f1 माइनस f2 तो cos पाई बाय 2 0, तो इसका मतलब है कि वाई आर तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया। फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि वाई आर जो है, वाई वहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, या तो साइन वाली टर्म 0 हो जाए या कॉस वाली टर्म 0 हो जाए, क्योंकि साइन के साथ भी ये टर्म 0 हो सकती है, कॉस के साथ भी क्या होगी, ये टर्म तुम्हारी 0 हो जाएगी वहां पे। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि टाइम की किस वैल्यू पे 0 होगा पहली बार। तो यहां पे t की वैल्यू, अच्छा 0 पे तो हो ही जाएगा, यहां पे अगर t की वैल्यू 0 पुट करो 0 हो जाएगा, फिर अगली वैल्यू पाई 1/f1 प्लस f2 पे हो जाएगा वहां पे। तो जिस तरह से साइन के साथ ये टर्म 0 होगी, इस तरह से कॉस के साथ भी ये टर्म कभी ना कभी क्या होगी, 0 हो रही होगी। अब तुम्हें बताना है कि कौन सा वेरिएशन फास्ट है और कौन सा वेरिएशन बहुत स्लो है। तो हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो ये टर्म, देखो ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये टर्म हमारी स्मॉल हो जाएगी और ये टर्म स्मॉल होगी तो ये टर्म हमारी लार्ज हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का वेरिएशन जो कॉस के कारण आएगा वो बहुत धीरे आएगा। देखो है कि नहीं, वहां पे यहां पे ये टर्म स्मॉल है तो ये टर्म लार्ज हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वाई आर 0 होगा कॉस के साथ भी, लेकिन ये वेरिएशन क्या होगा, बहुत धीरे धीरे होगा वहां पे। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो f1 प्लस f2 तो लार्ज हो जाएगा वहां पे, f1 प्लस f2 लार्ज हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा वहां पे।
तो किसका वेरिएशन फास्ट हो रहा होगा? तो जो वेरिएशन फास्ट हो रहा होगा वो वेरिएशन होगा साइन का। तो जो साइन का वेरिएशन होगा उसको तो हम डिटेक्ट कर पा रहे होंगे, लेकिन कॉस का जो वेरिएशन है, कॉस का वेरिएशन तो इतना स्लो हो रहा होगा कि इसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे होंगे। इसका मतलब है कि जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे बीट्स की, तो टर्म को रीअरेंज करो और उसको लिखो 2a cos पाई f1 माइनस f2t इंटू साइन पाई f1 प्लस f2t। टर्म को मैंने केवल रीअरेंज किया है, कुछ नहीं किया है, इसको आगे लेके गया, इसको पीछे लेके गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसका वेरिएशन तो क्या है, फास्ट है, जिसको हम नोटिस कर सकते हैं, लेकिन इसका वेरिएशन बहुत स्लो है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो अगले स्टेप में इसको हम एम्पलीट्यूड मानेंगे। एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a cos पाई f1 माइनस f2 इंटू टी। ये हमारा एम्पलीट्यूड होगा। और अगर एम्पलीट्यूड है तो वाई आर जो रहेगा वो हो जाएगा a डैश साइन पाई f1 प्लस f2t। तो यही हमारी बीट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन होगी। तो जब हम बीट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखेंगे तो मैंने क्या बोला है, कॉस वाली टर्म बहुत स्लो वेरी करती है, तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन साइन का वेरिएशन फास्ट होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं वहां पे। तो ये चीज डिटेक्ट हो सकती है और ये चीज डिटेक्ट हो सकती है। तो ये तुम्हारी वहां पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, जिसके साथ बीट्स क्या होगी, चेंज हो रही होगी। और ये जो रहेगा ए डैश एम्पलीट्यूड, ये ए डैश एम्पलीट्यूड मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार चेक करो यार, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं मैं वहां पे। बताओ जरा, कौन सी चीज को हम डिटेक्ट कर पाएंगे वहां पे। एक बार जरा समझो जरा। देखो ये वाली जो टर्म रहेगी, ये वाली टर्म तो मेरी क्या हो गई, लार्ज हो गई। ये टर्म लार्ज हो गई तो ये टर्म बहुत स्मॉल हो गई, है ना। और यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये टर्म स्मॉल, तो ये टर्म लार्ज। अच्छा, अगर किसी चीज का वेरिएशन स्लो हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो इसका ऐसा समझो, वहां पे किसका वेरिएशन हम पकड़ पाएंगे वहां पे। देखो जिसका वेरिएशन हम पकड़ पाएंगे उसको हम एम्पलीट्यूड पकड़ेंगे वहां पे। तो देखो होगा क्या, जो साइन वाला वेरिएशन है वो तो फास्ट हो रहा है। यहां पे देखो ये वेरिएशन, ये लार्ज होगा तो टाइम पीरियड बहुत स्मॉल होगा। इसका मतलब है साइन का जो वेरिएशन हो तो बहुत फास्ट हो रहा है। और कोई चीज अगर बहुत फास्ट हो रही है तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते वहां पे। लेकिन जो कॉस वाला वेरिएशन होगा वो वेरिएशन क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि ये टर्म स्मॉल होगी, ये टर्म स्मॉल होगी, तो टर्म लार्ज होगी। और किसी चीज का वेरिएशन स्लो हो रहा है तो उस वेरिएशन को हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो होना क्या चाहिए वहां पे, ये जो चीज है ये चीज बहुत फास्ट है तो इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो कॉस वाला वेरिएशन है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका वेरिएशन क्या है, बहुत स्लो हो रहा है। तो जिसका वेरिएशन बहुत स्लो हो रहा होगा उसको हम वहां पे एम्पलीट्यूड मानेंगे वहां पे। तो ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड हमने किसको माना है, एम्पलीट्यूड हमने इसको माना है जिसका वेरिएशन स्लो है, क्योंकि जिसका वेरिएशन स्लो है इसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। और जो चीज बहुत फास्ट हो रही है वो तो हमें क्या होगी, ऑडिबल ही नहीं होगी वहां पे। तो अब तुम यहां पे क्या बोलोगे, जो एम्पलीट्यूड आ गया है वो एम्पलीट्यूड आ गया है 2a cos देखो ये कि नहीं होता। अब हमें क्या करना है, जो एम्पलीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो जरा वहां पे ये हो गया तुम्हारा a डैश एम्पलीट्यूड, और a डैश एम्पलीट्यूड हो गया वहां पे 2 cos 2a
कॉस पाई f1 माइनस f2t। देखो ये है कि नहीं वहां पे। और हमें क्या करना है, हमें वहां पे वो पॉइंट लोकेट करना है जब इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम या फिर क्या थी, मिनिमम थी। तो देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब थी और इंटेंसिटी मिनिमम कब थी वहां पे। अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो कंस्ट्रक्टिव है, इंटेंसिटी मिनिमम तो डिस्ट्रक्टिव। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए, यहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इसको लिखना प्लस माइनस 2a, दोनों वैल्यू कंसिडर करेंगे, 2a ऊपर की ओर, 2a माइनस 2a नीचे की ओर। तो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो प्लस माइनस 2a, और एम्पलीट्यूड अगर मिनिमम है तो वो वहां पे हो जाएगा 0। अच्छा, अब बताओ यहां पे जनरल वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो यहां पे आएगा कॉस पाई f1 माइनस f2t प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। 2a पुट करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा वहां पे। और यहां पे वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां पे वैल्यू आएगी कॉस पाई f1 माइनस f2t इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब यहां से अगर हम चेक करें तो पहली वैल्यू क्या निकल के आएगी, पहली वैल्यू निकल के आएगी t इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कॉस पाई प्लस 1 हो जाएगा वहां पे, है कि नहीं। अच्छा, अगली वैल्यू कब निकल के आएगी, अगली वैल्यू आएगी जब t की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन f1 माइनस f2। देखो है कि नहीं वहां पे, पहली वैल्यू t की वैल्यू 0, सेकेंड वैल्यू आएगी t की वैल्यू कितनी, देखो कॉस थीटा इतना है, कॉस थीटा प्लस माइनस 1 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पाई f1 माइनस f2t किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा n पाई के बराबर, है कि नहीं। पहली वैल्यू 0, फिर अगली वैल्यू पाई, फिर अगली वैल्यू 2 पाई। तो यहां पे अगर चेक करोगे तो इस तरह से वो टाइम निकल के आ रहा होगा जब साउंड की इंटेंसिटी क्या थी, मैक्सिमा थी। अब क्या करो, एक तरीका ये भी है, 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल निकालो। जो 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा हैं उनके बीच का टाइम इंटरवल निकालो, तो उनके बीच का टाइम इंटरवल हो जाएगा 1 अपॉन f1 माइनस f2। तो एक तरीका क्या है बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का, जो 2 मैक्सिमा है, दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा है, उनके बीच का टाइम इंटरवल निकालो और उस टाइम इंटरवल को उल्टा कर दो तो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो जो भी बीट फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी f1 माइनस f2, और हम ये मान के चल रहे थे कि f1 f2 से क्या है, बड़ा है। क्लियर वहां पे। तो मैंने यहां पे क्या बोला है, ये वो टाइम होगा जहां पे साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम सुनाई देगी। यहां पे पहली वैल्यू क्या होगी, यहां पे अगर पहली वैल्यू की बात करोगे तो वैल्यू हो जाएगी पाई f1 माइनस f2t, और पहली वैल्यू आएगी वहां पे पाई बाय 2। तो यहां पे जो पहली वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 अपॉन 2 f1 माइनस f2। तो पहली बार यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। अगली वैल्यू आएगी पाई f1 माइनस f2t किसके बराबर, 3 पाई बाय 2 के बराबर। तो यहां पे जो अगला टाइम आएगा वो आएगा 3 बाय 2 f1 माइनस f2 हो जाएगा वहां पर। अब फिर से वहां पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, वहां पे टाइम डिफरेंस निकालो, 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या 2 कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा। तो यहां पे डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, f1 माइनस f2 बनेगा, उसका उल्टा करोगे तो वही बीट फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब भी हमें मैथमेटिकली बीट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या 2 कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच का टाइम इंटरवल निकालो, उस टाइम इंटरवल को इन्वर्स कर दोगे तो हमें वहां पे क्या मिल जाएगी, वहां पे हमें मिल जाएगी बीट की फ्रीक्वेंसी।
एक बार फिर से समझ लो कि जब मैंने वहां पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन बहुत फास्ट चल रहा है, और ये वेरिएशन अगर बहुत फास्ट चल रहा है तो इसको डिटेक्ट करना क्या है, डिफिकल्ट है, हमारे लिए एक तरह से कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्या चीज है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कॉस वाले फंक्शन को। तो इसलिए हमने वहां पे 2a cos पाई f1 माइनस f2t को हमने क्या माना है, एम्पलीट्यूड माना है। तो जब भी हम मैथमेटिकली लिखेंगे एक्सप्रेशन तो हम वो फंक्शन को एम्पलीट्यूड मानेंगे, हम उस फंक्शन को वहां पे एम्पलीट्यूड मानेंगे जिसका वेरिएशन वहां पे क्या हो रहा होगा, स्लो हो रहा होगा, क्योंकि उसी के कारण हम बीट्स क्या कर पाएंगे, सुन पाएंगे वहां पे। क्लियर? अच्छा, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है बीट्स का, इसका यूज क्या है, कि हमने पढ़ तो लिया कि भाई बीट्स फॉर्म होती है, एक सेकंड में क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा में साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, सुनाई दे रही होगी, अल्टरनेट। अब देखो, जो भी बीट्स का जो एक्सपेरिमेंट है, हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास दो सोर्सेज हैं, अगर हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक सोर्स ए है, दूसरा सोर्स बी है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ ए, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ बी, और एफ ए अगर ग्रेटर देन एफ बी है तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ ए माइनस एफ बी। अब नेक्स्ट लिखो वहां पे बीट्स के यूज क्या है। तो बीट्स का जो यूज है वो है वहां पे टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क। अगर हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, मान लो हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, एक है ट्यूनिंग फॉर्क ए, दूसरा वहां पे ट्यूनिंग फॉर्क है बी। हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क है, मान लो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, मान लो 110 हर्ट्ज है, जो दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है। समझ में आ रहा है? हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क है, हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, एक की फ्रीक्वेंसी वहां पे 110 हर्ट्ज है और दूसरे की जो फ्रीक्वेंसी है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी है वहां पे अननोन। अब जो बीट्स एक्सपेरिमेंट होता है उसके थ्रू हम अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए, और हमें क्या होना, जितना डिफरेंस होगा उतनी क्या होगी, बीट सुनाई देगी। हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ वाइब्रेट कराया। अब इन दोनों को एक साथ वाइब्रेट कराया और हमें बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दी 2 सुनाई दी, या मान लो 3 सुनाई दी। तो हमने क्या किया, दोनों को एक साथ वाइब्रेट कराया, एक सेकंड में ऑब्जर्व किया, एक सेकंड में हमें 3 बीट सुनाई दी। अच्छा, एक सेकंड में अगर 3 बीट सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि जो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 113 हर्ट्ज हो सकती है या फिर हो सकती है 107 हर्ट्ज, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वही बीट फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 113 होगी या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 107 होगी। अब कैसे हम फाइंड आउट करें, कैसे हम फाइंड आउट करें कि फ्रीक्वेंसी क्या है, 107 है या 113 है। तो जो मेथड होता है वो दो मेथड होते हैं, एक होता है लोडिंग मेथड, अब कैसे हम अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे हम एक लोडिंग मेथड यूज करेंगे। अब लोडिंग मेथड में हम करते क्या है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है, उसके एक प्रॉन्ग्स पे हम क्या करते हैं, वैक्स को लाके अटैच कर देते हैं, वैक्स लाके लगा देते हैं, वैक्स लगा देते हैं, या फिर किसी बोल्ट को लाके क्या कर देते हैं, कस देते हैं, टाइट कर देते हैं। तो जैसे ही हम वैक्स को लाते हैं तो यहां पे मास बढ़ जाता है, और किसी चीज का मास अगर बढ़ गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट गई। समझ में? जो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क था उसकी हमने क्या करा, उसको हमने वैक्स लगाया या बोल्ट लगाया। जैसे हम बोल्ट लगाएंगे तो मास बढ़ जाएगा, और किसी चीज का मास अगर बढ़ गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी।
तो हम बोलेंगे यहां पे इसका मास अगर बढ़ गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, घट गई। फिर से हमने क्या किया, ए और बी को वाइब्रेट कराया। अब ए और बी को हमने वाइब्रेट कराया और मान लो हमें बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दी 4 हर्ट्ज। तो बताओ अब तुम क्या बोलोगे? दोनों को हमने फिर से वाइब्रेट कराया, फिर से हमने बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी, बीट फ्रीक्वेंसी आई 4 सुनाई दी, 4 सुनाई दी। इसका मतलब है कि अगर 107 था, अगर मान लो पहले से फ्रीक्वेंसी 107 थी, 107 हर्ट्ज थी, जैसे हमने लोड लगाया तो ये क्या हो गई, डिक्रीज होके 106 की हो गई। और अगर 106 हो गई तो 106 और 10110 ये आपस में मिलके 4 बीट्स क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, 2 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जब हमने वैक्सिंग नहीं करी है, और दूसरी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जब उसको हमने क्या कर दिया, जब उसको हमने वैक्सिंग कर दी है। मान लो हमने वैक्सिंग की होती और वैक्सिंग करने पे हमें बीट फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज सुनाई देती। अच्छा, बीट फ्रीक्वेंसी अगर 1 हर्ट्ज सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि 113 होना चाहिए। 113 घट के कितना हो गया, 112 हर्ट्ज हो गया। और 112 110 के साथ, या 113 घट के 111 हो गया, 111 110 के साथ एक बीट्स क्या कर देगी, क्रिएट कर देगी। तो सेकेंड टाइम कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी बीट्स हमें सुनाई दी, उसके बेसिस पे हम करेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं वहां पे। तो एक जो मेथड होता है वो होता है लोडिंग का, और जो दूसरा मेथड होता है वो होता है फाइलिंग का। इस मेथड में, फाइलिंग मेथड में या फाइलिंग में हम करते क्या है, किसी एक ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स को हम क्या कर देते हैं, घिस देते हैं। अब किसी ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग को और घिसोगे, रब करोगे तो उसका मास कम होगा, और मास अगर कम हुआ, यहां पे हम मास को कम कर रहे हैं, मास रिड्यूस होगा तो फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो इंक्रीज कर जाएगी। अब हमें मालूम है कि या तो 107 होगा या फिर 113 होगा। मान लो फिर से हमने इन दोनों को वाइब्रेट कराया, अब मुझे बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज सुनाई दी। तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर 4 हर्ट्ज सुनाई दे रही है तो बताओ अब क्या बोलोगे, वहां पे बढ़ रही है ना फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे अगर 13 थी, जैसी हमने फाइल करी तो 113 होके 114 हो गया, और 114 1110 के साथ 4 बीट्स क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा वहां पे। देखो इतना समझ में नहीं, समझ में यहाँ पे। अच्छा, मान लो अगर यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी आती हमारी 1 हर्ट्ज, तो इसका मतलब है कि 107 था, बढ़ रहा है ना। तो 107 था, ये बढ़ के हो गया 109 हर्ट्ज, और 109 110 के साथ एक बीट्स क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा वहां पे। देखो इतना समझ में ही, समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे बीट्स के थ्रू किसी अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेथड मैंने यूज किया है लोडिंग का, दूसरा मेथड मैंने यूज किया है फाइलिंग का, है कि नहीं। तो यही मेरी वहां पे बीट्स की थ्योरी है। और ध्यान, आईआईटी में कम से कम एटलीस्ट 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है बीट्स पे। तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बीट्स की थ्योरी, अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें वहां पे बीट्स की थ्योरी वहां पे पूरी पढ़नी है। एक बार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लो, और जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको एक बार पढ़ लो। अब जो आज की डाउट क्लास होगी रात की, तो उसमें मैं वहां पे क्या करूंगा, उसमें मैं वहां पे इस पे बीट्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या करूंगा, सॉल्व करवाऊंगा वहां पे। तो नोट करो और इसको पढ़ के देखो अभी।